बांधना, ऐसा भी हो सकता है। और लॉन्ग टर्म जो हमारा है उसमें उनको कैसे समायोजित करें, इसी दृष्टि से वो लॉन्ग टर्म है वो इसका पोषण करें और वो इसका तत्काल हल निकालने के लिए कुछ काम करें। ऐसे दोनों का समन्वय कैसे हो सकता है। मैंने बहुत बार ऐसा होता ही है कि जैसे नई पीढ़ी का निर्माण, आज इतनी समस्याएं हैं, आगे क्या होगा, कैसे रुक ही नहीं सकते, तो अभी का अभी कुछ चाहिए। ये तो हमेशा सामने आता ही है कि आज का क्या। लेकिन ऐसा भी होता है कि यदि विद्यापीठ आज की समस्याओं को ही एड्रेस करना शुरू करे तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। लॉन्ग टर्म वाला तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज बिकम्स अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट। अर्जेंट की सूची इतनी बढ़ती जाती है कि एक को हल करो तो दूसरी सामने खड़ी है, तीसरी सामने खड़ी है। और इतने वैरिड हैं, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के हैं कि सबको एक साथ करके एक के बाद एक करो तो भी नहीं होता, कुछ करो और कुछ न करो तो भी नहीं होता, कुछ एक करेगा कुछ दूसरा करेगा, ऐसे करो तो भी नहीं होता। इसलिए पहली बात तो ये कि क्या मूल में क्या है जिसके ऊपर आप कंसंट्रेट करेंगे, तो तत्काल जो करना है वो तो अनिवार्य रूप से करो, लेकिन वो तो मिनिमाइज कैसे हो सकता है वो देखना होगा। जैसे कभी शरीर पर ऐसे फोड़े 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 हो गए हैं, उनका उपचार तो करना ही पड़ेगा, परंतु उसका मूल कारण तो है कि रक्त अशुद्ध हो गया है। तो रक्त शुद्ध करने की ओर ध्यान देने से ये फोड़े अपने आप जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब तत्काल वो फोड़े इतने तीव्र हैं कि उसका अभी मलम पट्टी तो करना ही होगा, तो मलम पट्टी तो करो, परंतु रक्त शोधन किए बिना तो करते ही रहो मलम पट्टी, वो एक के बाद एक होते ही जाएंगे और अधिक अधिक विकृत होते जाएंगे और फिर उसका पूरा नष्ट ही हो जाएगा सब। इसलिए रक्त शोधन किए बिना केवल फोड़े का उपचार करने से तो समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए जो तत्काल समाधान करने लायक जो असंख्य विषय हैं, केवल उनकी ओर ध्यान देने से तो उपाय होने वाला नहीं है। इतना भी यदि हम विद्वान को समझा सके तो कुछ काम होगा। अब ये देखिए ना नीरज जी, महाराज भी फिर प्रवाह में ये करके नहीं अंग्रेजी माध्यम तो होना चाहिए ना, नहीं तो कौन आएगा, फिर मान्यता तो चाहिए ना, नहीं तो कैसे होगा। यानी ये सोच की विचार की ही इतना दारिद्र्य है ऐसा लगता है। हम गायत्री परिवार में गए थे, वहाँ उनका देव संस्कृति विश्वविद्यालय है और प्रणव पंड्या जी के पुत्र हैं, वो भी वहाँ उपकुलपति है, चिन्मय पंड्या। हम बात कर रहे थे, शरद पारधी भी थे उनके कुलपति थे। वो बात में कहने लगे कि हमारे 11 करोड़ अनुयायी हैं। तो हमने कहा फिर आपको यूनिवर्सिटी को मान्यता की क्या आवश्यकता है, आपके 11 करोड़ अनुयायियों से तो आपका कोई भी तंत्र चल सकता है। आप गायत्री महाविज्ञान का आधार लेकर तंत्र खड़ा करिए, तो आप एक अपनी ही पद्धति निर्माण करेंगे, अपना ही शास्त्र विकसित करेंगे। और ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होता है। ऐसा है, हम विवेकानंद यूनिवर्सिटी के स्वामी उस समय आत्मप्रियानंद जी थे, कुलपति थे उसके। उनसे हमने बात की तो कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है, यूजीसी की मान्यता के बिना कुछ भी चल ही कैसे सकता है। तो विद इन द क्लासरूम उनको BA MA इसके लिए तो
वही पढ़ना है। अब बाद में बाकी समय में वो आश्रम के माने मिशन की सेवा कार्य करते हैं या सत्संग करते हैं या ऐसे करते हैं। तो ये जो दो रिफ्ट है ना कि मिशन का शिक्षा के साथ संबंध नहीं और शिक्षा का मिशन के साथ संबंध नहीं कोई। धर्म और अर्थ काम दो अलग अलग ही चलते हैं और सभी क्षेत्रों में धर्म अलग अर्थ काम अलग। और धर्म संप्रदाय बन गया, मंदिर में जाओ, उत्सव करो, लोगों को खाना खिलाओ और अनुष्ठान करो, यज्ञ करवाओ, हुंडी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो, ये तो धर्म कार्य है। और अर्थ में आप स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थ सबकी हानि हो, इसमें से पैसा कमाओ। ऐसे दो बातें एक साथ चल रही हैं। तो एक भी मठ मंदिर भी बहुत कॉलेजेस चला रहे हैं अभी, मिशंस भी बहुत चला रहे हैं, वेदांत का उपदेश देने वाले, योग सिखाने वाले बहुत है ना। मिशंस भी है, मठ भी है, सारे मठों की और उनका मध्व संप्रदाय और इनका रामानुज संप्रदाय इतने उसमें कट्टर हैं। वो आचार के पालन में स्वयं पाकी होंगे और इतना किए बिना, उपवास किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। इतना सारा करने के बाद इधर शिक्षा तो यही टेक्नोलॉजी और यही इतिहास और यही समाजशास्त्र और यही सब अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं। इसका क्या उपाय है? ये इंटीग्रेट करना इसको, इसके बारे में चिंतन भी नहीं चलता कहीं। हम तो हमारे सारे संगठनों की भी बहुत इस विषय में दयनीय स्थिति है। इसका क्या उपाय है? तो एक छोटा यूनिट हुआ ना, वही करो, वो जितना अधिक मात्रा में कर सकते हैं करो, लेकिन एक छोटा सेगमेंट है, परंतु तत्काल तो वहीं से शुरू हो सकता है और कहाँ से करेंगे। इसी तरह ताई जैसे आपके साथ आज बैठक हो रही है, ये भी अल्पकालिक है। इसी तरह से विद्वत गोष्ठियाँ होती हैं या बहुत सारे सत्र होते हैं, तो अल्पकालिक भी है इसमें, मध्यकालिक भी है, दीर्घकालिक भी है। हम तो इस्लामिक स्टडीज़ उसको लेकर ही यदि विचार करें तो और उसके कितने कितने आयाम हैं। जैसे अभी इस्लामिक स्टडीज़ हैं, परंतु उसके परिणाम स्वरूप हम तो इस पर पहुँचे कि 2047 में तो वो संख्या बल से ही भारत को मुस्लिम राष्ट्र क्या है इसके लिए, ये जब तक नहीं होगा तब तक हम तो देखते रह जाएंगे और ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। तो इसका क्या करना? तभी इस्लामिक स्टडीज़ का भी विषय पूर्ण होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये तो एक आप कर रहे हैं इसलिए आपका उदाहरण दिया। यह है क्या कि पर्यावरण समस्या ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ताई जो पर्यावरण की समस्या लेके आता है वो नायलॉन के कपड़े पहन के आता है। हाँ, पॉलीथीन के बैग में भी हाँ, सामान पॉलीथीन लेके के बैग में, एसी में बैठकर उसकी चर्चा होती है। और मूल तो हवा, पानी और भूमि, ये तीन का प्रदूषण हो रहा है और उसको रोकने के लिए पानी का अपव्यय कम करो, ऐसे ऐसे उपाय हैं। मानसिक प्रदूषण की कोई नीति नहीं। परंतु मनुष्य का स्वार्थ, लोभ और शोषण की वृत्ति बढ़ी, इसलिए प्रदूषण की समस्या निर्माण हुई है। यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो आपको तो प्रदूषित होने की चिंता छोड़ो, मनुष्य को ठीक करो, तो ये समस्याएं तो अपने आप दूर हो जाएंगी और आगे आएंगी भी नहीं, निर्माण ही नहीं होंगे। तो पर्यावरण गतिविधि वाले इस ओर ध्यान नहीं देंगे। मैं अपने विषय का मूल में जाकर अध्ययन करने का स्वभाव नहीं बनता अथवा ऐसी कोई योजना या व्यवस्था नहीं बनती, तब तक तो कितना भी करते रहो। हाँ, और
प्रचारक अपना जीवन दे देगा इसके लिए, परंतु ये देने लायक है क्या? ये सारे काम जीवन देने लायक है क्या? माने उसने परिवार छोड़ दिया, अपनी कमाई छोड़ दी, व्यक्तिगत जीवन छोड़ दिया, पूरा जीवन संघ कार्य के लिए, और वो संघ ने बताया इसलिए पर्यावरण गतिविधि के लिए। उसके बाद क्या? एक प्रचारक का मूल स्वभाव होता है ऐसा, प्रवास करते रहो, संपर्क करते रहो, कार्यक्रमों का आयोजन करवाते रहो, परंतु मूल में जाकर उपाय करना ये नहीं आएगा तो कैसे होगा? आज देश भर में जो लोग भी काम कर रहे हैं उसके पीछे ये दृष्टि होती है। इसलिए हम समझते हैं तत्काल के साथ चिरंतन, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने चाहिए। अकेला चिरंतन भी नहीं, जैसे खाली चिंतन करके तो कुछ होता नहीं, कृति तक जाना चाहिए। ऐसे खाली तत्काल करके कृति करेंगे आप बिना आधार, ऐसा होगा? इन दोनों का क्या करेंगे? मैंने हम समझ रहे देश भर में ऐसे तत्काल दृष्टि लेकर काम करने वाले असंख्य लोग हैं। वो तत्काल दृष्टि भी ताई अब्राह्मिक सोच से आती है कि भी तत्काल ही कुछ, हाँ अबे करो नहीं, वो भी क्या है, उसमें भी रामायणिक तो होते हैं, अच्छी नियत वाले ही होते हैं। अरे आज नहीं किया तो मर जाएंगे ना, ऐसा शुद्ध बुद्धि से करने वाले ही होते हैं। अपनी जगह वो ठीक भी होते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन, वो परमानेंट सोल्यूशन, हाँ परमानेंट सोल्यूशन नहीं है उसका। तत्काल जैसे वैद्य के पास कोई रोगी आता है, एकदम प्राण रक्षा के लिए उसको तुरंत कुछ औषधि की आवश्यकता होती है, वो रोग का मूल उपचार नहीं है, चिकित्सा नहीं है, परंतु अभी तो उसके प्राण रक्षा करना है भाई, तो तुरंत उसको मात्रा दी, उसको जरा श्वास उसका ठीक सामान्य हुआ, कुछ पानी भी पीने लायक बना। अब आप वहाँ छोड़ो नहीं कि वो ठीक नहीं हो गया है, अभी उपचार करने के लिए वो योग्य हुआ है। करना क्या इस पे आते हैं। हाँ। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, तीनों के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो सिस्टम है वो ठीक से काम करे। आज आप देख रहे होंगे गोरक्षक चाहे बढ़ते जाएं, पीछे दौड़ रहे हैं, गाड़ियां ले लेके दौड़ रहे हैं, लेकिन गाय एक भी व्यक्ति नहीं बांध रहा है। पहले जो 2-4 बांधना चाहते थे वो भी छोड़ दे रहे हैं, तो वो सिस्टमेटिक भी छूट रही है कि शहरों में आप बांध नहीं सकते, और गाँवों में वो दूध नहीं देती क्योंकि आपने दूध को प्रोडक्ट समझ लिया, बाकी को बाय प्रोडक्ट, जबकि उसका मेन प्रोडक्ट गोबर और गोमूत्र था, बाय प्रोडक्ट दूध था। मेन प्रोडक्ट गाय का रहना था, क्योंकि उसके रहने से, उसके श्वास से, उच्छ्वास से उसकी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, वो था। अब आपने उसको बाय प्रोडक्ट समझ लिया, तो यानी आप सब समस्याओं में यदि ध्यान से देखेंगे ना, तो हम जितना उसके समाधान की ओर दौड़ रहे हैं उतना वो समस्या और अधिक गहराती जा रही है। जैसे वो कहता है मानस में आता है ना कि सुरसा का मुख और बढ़ रहा था और बढ़ रहा था, तो समस्या सुरसा के मुख की तरह बढ़ रही है निरंतर। कोई बता दे कि भाई मैं इतनी बड़ी संस्था हूँ और मैंने ये समाधान किया है, वो तो बात ही नहीं, उससे तो उल्टा कर रहे हैं ना, उल्टा बोल रहे हैं कि कश्मीर के मुसलमान बड़े अच्छे हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। वही होता है, तो इससे क्या फायदा? यानी इससे तो उल्टा नुकसान होता है, और भ्रम निर्माण होता है कि हमने आतंकवादियों को ढेर कर दिया, यश मिल गया। ये वही है, फोड़े का इलाज करो, लेकिन फोड़े निर्माण करने वाली मूल बात है उसकी तरफ ध्यान न दो। अभी जैसे आजकल IKS का बहुत महिमा चल गया है, तो IKS बेचारे क्या करते हैं, दे आर ग्रोपिंग इन द डार्क, किसी को कुछ पता ही नहीं कि करना क्या इसमें। अभी
क्योंकि वर्ष वो तो वही पढ़े हैं। अब अचानक उनको कहा कि आपके विषय में IKS का समावेश करो, फिर कहाँ से करेंगे? फिर पर के हमारे जैसे लोगों को पकड़ कर इधर कहीं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में 2 लेक्चर्स इनके करके समय तो पूरा हो गया, बजट पूरा हो गया, उनका रिपोर्ट अच्छा बन गया कि हाँ हमने यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स और बताए हुए कार्यक्रम किए हैं, इतने लोगों को IKS में शिक्षित कर दिया। फिर वो 2 क्रेडिट का, 4 क्रेडिट का, 8 क्रेडिट का पाठ्यक्रम बना देंगे, कहीं से इधर उधर से पाठ्यपुस्तक बना देंगे, कुछ नहीं। इसलिए ताई वही ना, वही तो मोदी जी का तो भारतीय शिक्षा पद्धति में विश्वास ही नहीं है पहले तो। जैसे नेहरू को नहीं था ना, गांधी की ग्राम स्वराज और हिंद स्वराज और बुनियादी शिक्षा पद्धति, इसमें नेहरू को बिल्कुल विश्वास नहीं था। ऐसे मोदी जी को भी विश्वास नहीं है कि इस पद्धति से होगा, ऐसे नहीं है तो क्या, उस पद्धति से थोड़ी ना। नहीं, वो कह रहे संघ के प्रचारक रहे। अच्छा, उस सेंस में का काम शिक्षा का नहीं है। संघ बहुत स्पष्ट कहता है हम किसी भी अलाइड क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, हम हिंदुओं का संगठन करेंगे और सच्चरित्र व्यक्ति निर्माण करेंगे, उसके अलावा हम किसी भी बात की ओर ध्यान नहीं देंगे। हाँ, उसमें से स्वयंसेवक किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो उस क्षेत्र में एक अच्छे राष्ट्रभक्त व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो देखेगा, हम वो भी नहीं करेंगे। तो ये सारा बहुत वीक है। हाँ, सारा बहुत वीक चीज़ें हैं ये। और संघ यदि ये सब करने के लिए जाएगा तो संघ का मूल काम नहीं होगा, वो नहीं होगा, इसलिए वो नहीं करते। पर भी ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है, या एक हिंदू सही हिंदू क्यों नहीं है? उसको क्यों कभी नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान होने पर हिंदू ही जीतना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो हिंदू ही नहीं रहा, क्योंकि स्टेट ने इफेक्टिवली उसे ब्रेन वॉश कर दिया है। जैसे ब्रिटिश ने इस देश के लोगों को कुचला, मानसिक बौद्धिक दृष्टि से कुचला, शारीरिक तो फिर भी वो ठीक हो जाएगा, मानसिक बौद्धिक दृष्टि से कुचला, ऐसे ही उनके वारिसदार कर रहे हैं, ऐसे उनके वारिसदार कर रहे हैं ना। ये कहाँ से आई है? पूरी संस्था कहाँ से आई है? ब्रिटिशों से आई है। संविधान कहाँ से आया है? ब्रिटिशों से आया है। संसद कहाँ से आई है? ब्रिटिशों से आई है। और व्यक्ति कहाँ से आए? राज्यकर्ता सारे, मैंने प्रधानमंत्री, ये सब वहीं से आए हैं, उसी विचार से आए हैं। तो उसमें तो कोई अंतर ही नहीं है ना, उसमें क्या अंतर है? तो इसलिए हिंदू को हिंदू बनाने की कोई पद्धति नहीं है। हिंदू को हिंदू बनाओ और राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई पद्धति। अब वो तो अभी जो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं ना, संघ कहता है हिंदू राष्ट्र वो अलग है, बीजेपी कहती है हिंदू राष्ट्र वो अलग है। और बीजेपी हिंदू राष्ट्र कहती है इसलिए बाकी लोग मना करेंगे, वो भी, उनका भी हिंदू राष्ट्र अलग है। वो तो हिंदू राज्य कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं कह रहे हैं। और हिंदू संप्रदाय कह रहे हैं, हिंदू धर्म नहीं कह रहे हैं। तो समस्या और खराब हो गई कि हिंदू राष्ट्र कहना भी है और हिंदू राष्ट्र समझना भी नहीं है। कम से कम संघ समझता तो है कि हिंदू राष्ट्र क्या है और करना कैसे है।
अब ये एकदम पॉलिटिक्स में आ जाने के कारण से और भी चुनौती वाला बन गया विषय कि अब आप किसी को कह भी नहीं सकते कि अरे तुम्हारा हिंदू राष्ट्र हमको नहीं करना है, वो भी नहीं कह सकते। इसलिए देखो, हिंदू को हिंदू बनाए बिना ये हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? क्योंकि प्रजा ही राष्ट्र बनती है ना। अभी तो दैशिक शास्त्र में पढ़ा कि राष्ट्र को यदि हिंदू बनना है तो प्रजा हिंदू चाहिए। हिंदू को हिंदू बनाने का काम एक, और हिंदू को संगठित करने का काम। सामर्थ्य कब प्रकट होता है? संगठन होने से। वो काम संघ का है। कई एक मस्तिष्क में भी आया मेरे कि जो सिस्टम है, जब सिस्टम का अंग सभी बनने के लिए तत्पर हैं, चाहे वो संघ के लोग हैं या बीजेपी के, तो चलो है ये संघ नहीं, संघ के लोग। हाँ, लोग था, और संघ संघ नहीं। के लोग तो मैंने कहा था कि कितना चुनौती वाला विषय है। आप देखो, किसी को शाखा में मत आओ ये तो कह नहीं सकते, शाखा में आओ, परंतु शाखा में आने का प्रयोजन क्या है वो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो मत आओ, हमको पता है तुमको बीजेपी में जाना है इसलिए आ रहे हो, ऐसा भी नहीं कह सकते। आने देना पड़ता है, आते हैं बहुत अच्छी तरह से। वो तो मूल संगी है ना बेचारा, उससे ज़्यादा संगी दिखता है, मोर संगी देन संग, ऐसा दिखता है। प्रयोजन पूर्ण होते ही वो संग क्या और हम क्या, ऐसा होता है। तब तक बहुत लोगों को बिगाड़ कर जाता है। तो इसमें ये है कि जो व्यक्ति उसका जो कट्टर कांग्रेस के दमन में और कांग्रेस के विरोध में जो संघ का सत्व था, वो बीजेपी में नहीं रहेगा, स्वाभाविक है। क्योंकि बीजेपी में सरकार बनने से सुविधा होती है, लोग गुरु दक्षिणा ज़्यादा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग गुरु दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि संघ के भाई साहब कहते हैं तो वाइस चांसलर हुआ जाता है। ये तो बहुत बड़ी बीमारी है ना। संघ इसको रोकने में ही असमर्थ है, क्योंकि बीजेपी संघ के लिए अनिवार्य अनिष्ट हो गया है। अब इस वास्तविकता को नेगेट तो नहीं कर सकते और ना हमेशा उलाहना दे सकते हैं। और कभी अभी संघ या संघ के लोग ये भी कामना नहीं कर सकते हैं कि नहीं बीजेपी हार जाती, क्योंकि फिर आएगी जो वो क्या होगा। इसलिए वो भी नहीं कर सकती ना। बीजेपी को सुधार सकती है अभी, मोदी के राज में तो बिल्कुल नहीं सुधार सकती। इसलिए वो तो एक अलग प्रश्न है। वो बड़ा कूटनीति का, राजनीति का, व्यूह रचना का, स्ट्रैटेजी का, वो बहुत अलग प्रश्न है। बीजेपी, संघ और संघ के लोग और बीजेपी का लेबल लगाया हुआ हर व्यक्ति क्या हिंदुत्वनिष्ठ है? नहीं हो सकता। क्या बीजेपी निष्ठ है? यही कहो। बीजेपी निष्ठ भी नहीं है, वो तो अपॉर्चुनिटी निष्ठ है। तो आज बीजेपी में है तो कल उसको कांग्रेस में जाने से
कोई रोक नहीं सकता। तो वो एक अलग अलग दुनिया है। राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में काम करने वालों से ये दुनिया बहुत अलग है। हाँ, आप जाओ राजनीति में और करो इस समस्या का, जूझो इस समस्या से, तो आपको भी कभी वही करना पड़ेगा जो आज बीजेपी कर रही है, संघ कर रहा है। क्या मोहन जी और मोदी जी एक मंच पर नहीं बैठेंगे? बैठेंगे। एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करेंगे? करेंगे। दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कैसा चल रहा है वो कौन जानेगा? कि पॉलिटिकली आपको प्रशंसा करनी होगी, ये करना होगा, वो सब करना होगा। हाँ, क्या आप क्या बता रहे थे? भाई एक मैं ये कह रहा था कि नहीं, अभी करके आप उदाहरण दे रहे थे, मैंने बीच में ही। हाँ, वो मैं बता रहा था। अभी ना एक और चीज़ निकल के आई कि सिस्टम में आप जितने बड़े जाना चाहते हो उतना आपको अभारतीय होना पड़े, क्योंकि सिस्टम मूल अभारतीय है। और आपको यदि अभारतीय की ओर जाना है तो उतने अधिक अभारतीय बनो, तब आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो जैसे किसी को बाबू बनना है तो थोड़ा अभारतीय होगा, क्योंकि रट के कुछ भी छोटा मोटा करके एग्जाम पास कर लेते हैं। पीसीएस बनना है तो थोड़ा और अधिक अभारतीय बनना पड़ेगा। आईएएस बनना है तो और अधिक अभारतीय बनना पड़ेगा। इसलिए इस सिस्टम का जैसे ही पार्ट बनोगे तो आप अभारतीय बनने की ओर आपकी यात्रा शुरू हो गई, या आपके अंदर इच्छा जगी। उसी दिन से आप स्वतंत्र से परतंत्र की ओर जाना आपने आरंभ कर दिया। भारत से अभारत की ओर, धर्म से अधर्म दृष्टि की ओर जाना शुरू कर दिया आपने। तो इसीलिए तो इस सिस्टम को, यानी वही वाली बात कि इस सिस्टम का अंग बन के हम क्या कर पाएंगे, और इस सिस्टम के को छोड़ करके समानांतर सिस्टम खड़ा करके हम क्या कर पाएंगे, ये बात। यानी उसमें थोड़ा काम भी होगा तो अधिक प्रभावी होगा, इसमें अधिक काम भी होगा वो भी कम प्रभावी होगा। मैं इसमें आपसे मतभेद है मेरा। तो ये जो कह रहे हैं मेरा उससे थोड़ा मतभेद है कि इनकी बात ठीक है कि वो माइंडसेट वैसा बन जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है, सत्ता में से निकल के आती है। आप अपना एग्जांपल ले लो ना, हम यहाँ संभल में बैठे हैं, यदि आप सत्यानाश कर दिया। ठीक है कि आज की समस्याओं के लिए आज की सिस्टम ही काम करेगी, परंतु उस सिस्टम से बाहर आने का कोई रास्ता भी चाहिए, कोई वृत्ति प्रवृत्ति भी चाहिए। अभी इतना सिस्टम के अंदर जाना हुआ कि इसके बाहर कुछ कर सकते हैं, करना होता है, करना बहुत आवश्यक है, इसका भी स्मरण हो गया। इसका विस्मरण हो गया कि ये उपाय नहीं है, ये तो अनिवार्य अनिष्ट है, इसका भान नहीं रहता। हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें और हमारे संगठनों की बात करें जो संघ प्रेरित संगठन हैं, तो जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो यूनिवर्सिटी में कुलपति, संस्थाओं में डायरेक्टर और ऐसे पदों के लिए, और ये बहुत स्वाभाविक है, कोई खराब नीयत से नहीं। बीजेपी कहती है संघ के लोगों को नियुक्ति दो तो यूनिवर्सिटी तंत्र ज़रा ठीक होगा, या ऐसी शोध संस्थान और ये सब है वो ठीक होगा। तो धड़ाधड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स के नाम संघ से ही आने लगे, माने विद्या भारती से या शिक्षण मंडल से, और ये आने लगे और वो नियुक्त होने लगे। अब ये कैसे थे, मूल में कैसे थे, वहाँ जाकर ये क्या कर सके या क्या किया,
तो हमारा तो इतने वर्षों का अनुभव ये कहता है कि उनके सामने लक्ष्य फिर हो जाता है दूसरी टर्म में नियुक्त होना। और वहाँ का तंत्र ऐसा है कि वो कुलपति अपना पद बचाने के प्रयासों के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सेनेट मेंबर, सिंडिकेट, ये सब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हैं, तो भी शिक्षा के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। शिक्षा के नाम पर क्या है? वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का चेयरमैन हो भी गया, तो उसको क्या मालूम कि इतिहास के पाठ्यक्रम कैसे बनने चाहिए, या समाज शास्त्र के, अर्थशास्त्र के, मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम कैसे बनने चाहिए, वो तो उसको पता नहीं है। फिर वाइस चांसलर बनकर क्या करेगा? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, कम्युनिस्टों के जैसा जो भी हो कम्युनिस्ट विचारधारा ठोक दो, ऐसी भी वृत्ति नहीं है। ये तो सद्गुण विकृति के शिकार तो पहले से ही है। नहीं, सबको साथ मिलकर करना है, वो भी नहीं कर पाते। मूल समस्या तो ये है कि सिस्टम में जाने के लिए हमारे पास लोग नहीं है। ठीक बात। इक्के दुक्के कहीं होंगे, बाकी सिस्टम में जाने लायक लोग नहीं। अब ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात हो गई। हम 1986 में हम लोग एक प्रशिक्षण वर्ग में साथ में थे, तो हमारे संगठन मंत्री ने कहा तैयारी करो, 10 वर्ष के बाद हमारी सरकार आएगी, तो फिर हम ये लागू कर सकेंगे। तो दुर्भाग्य से हमने किसी ने कोई तैयारी की नहीं। फिर अटल जी की सरकार आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई। गुजरात में तो आई, उसके बाद गई ही नहीं है। हम तो वहीं के वही हैं। कुछ ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, ज़्यादा भ्रम पाल रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया। तो मूल लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी शॉर्ट टर्म उसके अनुकूल होना चाहिए। मूल बात ये है कि उस समय 1986 में हमको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखता था कि हम राजीव गांधी की नई शिक्षा नीति से मुक्त हो पाएंगे या कांग्रेस से मुक्त हो पाएंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए हम तो छोटे बच्चों को संस्कार दो, महापुरुषों को कथाएं बताओ, आउट ऑफ द क्लासरूम जो हो सकता है करो। क्लासरूम में तो आप वही मुगलों का और ब्रिटिशों का इतिहास सिखाते रहो, वही समाजशास्त्र सिखाते रहो। फिर कहीं मौका मिले तो कहते रहो कि परीक्षा में आए तो ये लिखना, लेकिन सत्य ये है, ये कहते रहो। कहीं पर भी क्लासरूम टीचिंग में हमें पाठ्य पुस्तकें ऐसी चाहिए, ये विचार नहीं आया। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में जाएंगे तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, संदर्भ ग्रंथ ये होने चाहिए, ये विचार नहीं आया। तो आई सरकार तो आई, उस सरकार ने कहा भी कि करो, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो जब लॉन्ग टर्म नहीं विचार करते तो ऐसा होता है, ये तो अनुभव बताता है। आपने ताई इतना बड़ा संगठन कैसे छोड़ा फिर, विद्या भारती? छोड़ा तो ऐसे, पुनरुत्थान का कार्य विद्या भारती में रहकर नहीं हो सकता, सीधी बात है। विद्या भारती तो इतना बढ़िया संस्थान है, तय चलता है। बड़ी है इसलिए तो, यानी जो दो बातें एक साथ होनी चाहिए ना, वो किसी संगठन में दिखाई नहीं देती है। किसी भी मिशन की, ये केवल संघ की संस्थाओं की बात नहीं है। भारतीयता, धर्म, संस्कृति आदि का नाम लेकर जो काम कर रहे हैं, देश भर में देशव्यापी काम कर रहे हैं, उनके पास भी इन दोनों बातों का समन्वय नहीं है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, तो वही कह रही हूँ, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म यदि आपका सुनिश्चित नहीं है तो शॉर्ट टर्म उसमें
फिल करने के लिए काम में नहीं आता, और शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म का पोषण नहीं मिलता। ऐसा हुआ है। नहीं तो विवेकानंद मिशन संघ से भी पहले का है। वही रामकृष्ण मिशन संघ से भी पहले का है। चिन्मय मिशन प्रभावी है। गायत्री परिवार प्रभावी है। रामदेव महाराज कितने प्रभावी है। ये सारा पूरा योग और आर्थिक विषय देखो तो। लेकिन मूल और लॉन्ग टर्म दो बातों का विचार नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अनुकूल नहीं बनता, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए पोषक नहीं बनता। ऐसा हो रहा है। तो हमने विद्या भारती जैसे संगठन, मैं सभी की बात कर रही हूँ, दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। संगठन का महत्व यह है कि अखिल भारतीय उनकी रीच है। कोई भी एक विषय लो, देश भर में ऐसे पहुंच जाएगा, इतना उनके पास प्रभाव है। जन समाज में स्वीकृति भी है। आज अब ये मूल में जाने का विचार नहीं किया, इसलिए विद्या भारती के विद्यालयों में डिटीरियोरेशन आ गया। मूल में नहीं गए और ऊपर करते रहे, छोटी बातें करते रहे। क्योंकि विदिन द क्लासरूम जब सरकार अनुकूल होगी तब हमको क्या करना है इसका विचार नहीं किया। 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद स्थिति क्या होगी। हम इधर तो बीजेपी सरकार में आने के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आने के बाद क्या होगा इसकी तैयारी नहीं की, सभी किसी ने भी नहीं की। जैसे हम वो देख रहे थे ना दैशिक शास्त्र में, दैशिक शास्त्र लिखा कैसे गया बद्री साहब फूलगरिया ने कि 1900 से 1920 तक वही था। कांग्रेस की स्थापना के 15 वर्ष ही हुए थे 1900 में। तो ये इन 20 वर्षों में कांग्रेस में ही ऐसा एक गठ था जो विचार कर रहा था कि आंदोलनों से हमको स्वाधीनता तो मिल जाएगी, उसके बाद देश कैसे चलेगा, क्योंकि तंत्र तो सारे ब्रिटिशों ने तोड़ दिए हैं, कैसे चलेगा। इसके लिए उन्होंने दैशिक शास्त्र लिखी, इसके लिए वो अध्ययन गठ काम कर रहा था। दुर्भाग्य से लोकमान्य तिलक गए और महात्मा गांधी आए और नेहरू गांधी की जोड़ी आ गई और सब नष्ट हो गया। ऐसा हम बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय की अकाल मृत्यु हो गई और सब बिखर गया। मैं शैक्षिक पक्ष की बात कर रही हूँ, मैंने जिसको हम रचनात्मक लॉन्ग टर्म ये कहते हैं उसकी बात कर रही हूँ। आज भी हम 2050 में क्या होगा, हमारी शिक्षा की या धर्म की या हिंदुत्व की स्थिति क्या होगी, क्या होनी चाहिए, इसका विचार कहाँ कर रहे हैं, कौन कर रहा है। अभी तो ताई ऐसा दिख रहा है कि बड़ा विकसित चमक दमक वाला भारत होगा, लेकिन मुल्ले गाड़ियाँ चला रहे होंगे। वो क्या विकास की भारतीय संकल्पना है क्या, वो उसको विकास भी कहेंगे क्या? नहीं, उसको तो विनाश ही कह रहे हैं। है ही विनाश है। वही है, विनाश को आप विकास का नाम दो और फिर 2047 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। इसका क्या मतलब है? इसको चैलेंज करने वाला कौन है? इसका गुणगान गाने वाले या मौन रहने वाले? जो सहमत नहीं है वो मौन रहते हैं, बाकी जो समझते ही नहीं है वो तो सहमत हो जाए, मोदी के राज में ऐसा करेंगे। हिमाचल का
पूरा हिमाचल प्रदेश का पूरा विनाश हो रहा है, हाँ, जितनी पहाड़ियों पूरा का, विनाश हो रहा है। गोवा का पूरा विनाश हो रहा है। देख ही रहे हैं हम, देख विकास के नाम पर हो रहा है, हम्म, विकास के नाम पर, केरल का। शिक्षा का विकास के नाम पर विनाश ही हो रहा है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के नाम। डिजिटल इंडिया, क्या कितने सुवर्ण सूत्र के नाम पर प्रचारित हो रहे हैं, और लोग डिजिटल इंडिया, मोदी का विजन डिजिटल इंडिया। फिर ऐसा नहीं है, हम मत तो बीजेपी को ही देने वाले हैं, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव है उससे भी भयानक है। तो अभी तो अवेलेबल बेस्ट में मत तो बीजेपी को ही देंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का शासन हो जाए या समाजवादी का हो जाए, नो। और कभी कभी क्या है, मोदी को पता है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, मत नहीं देंगे तो ये भी होता है ना। ये सब तो मानवीय, मानव सहज है ये सब तो। संघ में बीजेपी की आलोचना करने वाले कम नहीं है, पर वे भी मत तो बीजेपी को ही देंगे, प्रचार तो बीजेपी का ही करेंगे। इसलिए योगी का आना आवश्यक है। इसलिए योगी जी का आना आवश्यक है। योगी जी संघ को नहीं मानते हैं और हिंदुत्व को संप्रदाय में ज़्यादा ले जाएंगे, या अपने ही बोझ से टूट जाए तब कोई होना चाहिए, इसका विचार तो करना चाहिए कि वैक्यूम में तो नहीं रहेगा, तब क्या होगा, उसके लिए कोई होना चाहिए। इसलिए संघ ने हिंदुओं का संगठन और हिंदू राष्ट्र ये विषय पकड़ा है। लगने दो, समय लगने दो। अभी 100 वर्ष पूर्ण हुए ना, विजयादशमी को होंगे। अब मोहन जी कहते हैं संघ का असली काम अब शुरू हुआ। 100 वर्ष लगे यहाँ तक पहुँचने में, तो लगे। अब हमको संघ का मूल काम करना है। वो मूल काम क्या? हिंदू राष्ट्र बनाना और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना। वो फिर जब हिंदू बोलते हैं तो उसमें तो बोल देते हैं कि ज्योग्राफिकल टर्म है, इसमें मुसलमान भी आ जाते हैं, क्रिश्चियन भी आ जाते हैं। मुसलमानों की अल्टीमेट गति क्या है बताओ? मुसलमानों का क्या होगा? हिंदुओं का तो जो होगा सो होगा, मुसलमानों का क्या होने वाला है? कई इतने सारे हैं कि मारे तो जा नहीं सकते, उनकी घर वापसी शुद्धि क्यों नहीं जा सकते? क्यों? अखिल भारतीय स्तर पर काम करने वाली ऐसी महिलाओं का एक समन्वय बैठक होती है हर वर्ष। एक बार विश्व हिंदू परिषद में काम करने वाली, और वो तो 60+, 65+ ऐसी थी,
और उनके श्रीमान जी संघ में पूरा जीवन दोनों ने दे दिया। वो कहने लगी, अरे मेरा बेटा एक दिन हम दोनों को कहता है, क्या तुम लोग सीए लेकर बैठे हो, इस देश के मुसलमान कहाँ जाएंगे। ये 2 वाक्य कहते हैं कि उस लड़के को किसी भी बात का कुछ पता ही नहीं है। सीए क्या है कुछ पता नहीं, मुसलमान क्या है कुछ पता नहीं, क्या इसके इम्प्लीकेशंस है कुछ पता नहीं। क्यों नहीं पता है? तो माँ बाप हाँ, माँ नालायक हैं। पढ़ने में बहुत अच्छा है। ये तो IAS बनेगा, मैं डॉक्टर बनेगा, US जाएगा, ऐसा करके तुम पढ़ो। फिर 2 चीज़ें तो आज ये स्थिति है। माँ बाप नालायक हैं और हाँ, जो हमारे विरोधी हैं उनका नैरेटिव इतना स्ट्रांग है Strong कि है। हमारे घर के बच्चे उसमें फंसते हैं। आता है। तो केवल लाख रुपया कमाता है इसलिए माँ बाप कुछ बोलते नहीं। मैंने ये क्या स्थिति, कौन सी स्थिति में ला दिया है हिंदुओं को, या वो अपनी करनी से ही आए हैं। इसमें तो हिंदू नेताओं की असफलता है। नहीं, और इस मेन स्ट्रीम तथाकथित मेन स्ट्रीम शिक्षा को हिंदुओं ने ही पकड़ लिया है। हिंदुओं ने ही पकड़ा है। हाँ, हिंदुओं ने ही पकड़ा है, मुसलमानों ने नहीं पकड़ा है। क्या करें क्या? वो होता है साधन के रूप में पकड़ते हैं इसे, हमने साध्य के रूप में पकड़ दिया। और क्या कहने? जैसे आपने बोला कि ये हमारे जो नेतृत्व करता है उनकी असफलता है, फिर मैंने कहा नहीं, ये हमारे ज्ञानाचार्यों और धर्माचार्यों की पूर्ण सफलता है। नेतृत्वकर्ताओं का ये कार्य भी नहीं था। एक बात बताइए, धर्माचार्य किसे कहेंगे? कौन है धर्माचार्य? मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय के धर्माचार्य होते थे। अच्छा, फिर ठीक, उस समय इस समय की नहीं कह रहा, क्योंकि उस समय जो नेतृत्व करता थे हमारे, जो हमारे धर्माचार्य ज्ञानाचार्य थे, उनको नेतृत्व करता तैयार करने थे। और ऐसे नेतृत्व करताओं के पूरे विश्व से तंत्र ले आओ, पूरे विश्व से ये ले आओ, पूरे विश्व का कचरा निकाल के हमने अपना संविधान बनाया। संविधान बनाया। तो उस समय हमारी दौड़ अपनी नहीं थी, हम अपने एक्सिस को छोड़ करके चारों ओर दौड़ रहे थे और वापस आके एक्सिस पे नहीं आ रहे थे। तो चारों ओर दौड़ करके फिर उसी में से चुनते गए, इसी में से तो राज व्यवस्था बन गई, इसी में से न्याय व्यवस्था, इसी में से प्रशासन की व्यवस्था बन गई, इसी से यूनिवर्सिटी बन गई, इसी से यूनिवर्सिटी बन गई। सभी यूनिवर्सिटी वो सबसे खतरनाक माने जो है वो तो यूनिवर्सिटी है। और यदि उस समय दायित्व नहीं लिया तो आज किसको लेना है? आज भी इन्हीं को दायित्व लेना है, दायित्व तो इन्हीं को लेना होगा। अभी धर्माचार्य बोलेंगे किसे? पहला क्वेश्चन तो ये है, कौन है धर्माचार्य हमारे? जो अपने आप को या समाज जिनको मानता है वो तो है ही नहीं, वो नहीं है। दोनों एक जैसे हो गए, जैसा समाज वैसे हो। और दूसरा क्या, पहले जो ब्राह्मण था उसे समाज सम्मान देता था और उसमें एक मॉरल अथॉरिटी भी थी, समाज उसे मानता भी था। अभी ये जो इस तरह के एक्ट लाए HRCE जैसे कि ब्राह्मण या पंडित जो है वो तो एक एम्प्लॉय की तरह खड़ा है, जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके सामने, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई उसे सुनता नहीं है, तो उस पर दोष मढ़ना कितना उचित है? अरे अभी परसों हमारी भी बात हो रही थी ना, ब्राह्मण नहीं रहा, ये सारी समस्याओं की जड़ है। और आज ब्राह्मण को पदच्युत पदभ्रष्ट अपकीर्ति का साधन बना दिया सिस्टम ने। उसके सामने खड़ा तो रहना ब्राह्मण को ही है ना, उसने ही अपने आप को भ्रमित नहीं होने देना, अपेक्षा नहीं करना कि
तुम मुझे सम्मान दो, सिस्टम नहीं देगी सम्मान। सिस्टम तो तुमको और गर्त में डालने का प्रयास करेगी, गाली देगी, अपमानित करेगी, सब करेगी। फिर भी समाज को कौन बचाएगा? ब्राह्मण ही तो बचाएगा। ऐसा ब्राह्मण जिस दिन ओन करेगा अपने ब्राह्मणत्व को, तब तो कुछ आशा है। फिर वो धर्माचार्य भी बनेगा, ज्ञानाचार्य भी बनेगा। नहीं तो देश किसकी ओर देखेगा? आज क्या है, देश किसकी ओर देखेगा? इसलिए हमारी जो मूल व्यवस्था है ना, हमें फिर मूलगत की ओर जाना पड़ेगा। हमारी मूल व्यवस्था ज्ञानाचार्य और धर्माचार्य की ही रही है। वही हाँ, होनी चाहिए। तो होनी चाहिए भी, और मूल भी वही है। तो हम किसी भी ब्राह्मण को कुछ कहें नहीं कहें, इससे कुछ नहीं है। बात यह है कि उस ब्राह्मण के अंदर उसका जो ब्राह्मणत्व है उस जागृत करने के लिए काम करें। हम ब्राह्मण को कुछ नहीं कह रहे, ठीक है, हम ब्राह्मण को बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होना। उसके ब्राह्मणत्व जागृत करने के अंदर क्या क्या आहुति हो सकती है, क्या प्रक्रिया हो सकती है, उसका अनुसरण करना पड़ेगा। और जब वो ज्ञानाचार्य और धर्माचार्य स्वयं स्थापित होगा, वो सूक्ष्म रूप में स्थापित होगा, तो वही धीरे 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 अनफोल्डमेंट होगा उसका, और फिर सब कुछ वैसे ही बनेगा। तो पहले तो राज्य भी तो गुरुकुल से ही चलता था। राजा को मार्गदर्शन कौन देता था? समाज नीति, अर्थ नीति, शिक्षा नीति, जितनी भी नीतियां हैं वो तो गुरुकुल में बनेंगी ना, संसद में थोड़े बनेंगी। संसद में चोर बैठे हैं, वो बनाते हैं। तो ये तो संसद में बनती है तो फिर वो नीति थोड़े होती है। इसलिए हमारे यहाँ ना अभी तक जो व्यवस्थापिका है वो बेसिकली कार्यपालिका है, और एग्जीक्यूटिव है। हाँ, वो तो लागू करने का काम करेगा। निर्माण करने का काम तो गुरुकुल करेंगे, आश्रम करेंगे, जो धर्म और ज्ञान दोनों के केंद्र होंगे। मैंने आज ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो जो है उसमें कैसे करेंगे इसका विचार करो। ये तो एक बात है, वो सबको समझती है। अरे भी जो है उसको अस्वीकार करके, आंखें बंद करके, इसलिए वो नहीं होती, ऐसे थोड़े होता है। आंखें बंद नहीं करना, इसी में हमको जीना है, इसी में खाना है, इसी में रहना है, इसी में ही प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, सब कुछ इसी में करना है। तो ये अभी तो जो है वो तो है, परंतु जो है वो नहीं होना चाहिए, इसका विचार कहाँ? और इसको ओन कौन करेगा? और समाज के सामने, देश के सामने प्रश्न तो यही है। ये सिस्टम बिल्कुल बेकार, राजनीति तो और बेकार, धर्म संस्था हमारी एकदम धर्म जैसा कुछ है ही नहीं उसमें, यूनिवर्सिटी एकदम बेकार, सारे तंत्र अभारतीय हैं। हाँ है ना, समझ लो इसको। अब आगे बोलो। आगे बोलने के लिए ये सब समझना है ना। बिना समझे तो कुछ होगा नहीं। और इसमें आप खाना पीना छोड़ देंगे तो जिंदा भी नहीं रहेंगे। खाओ पियो, मजे करो, सब करो, पर याद रखो कि इसका तो विकल्प चाहिए।
नहीं, मैंने कहीं किसी इसमें यूट्यूब पर ही सुना था कि लड़ाइयाँ तो छोटी छोटी मोर्चों पर होती हैं। लड़ाइयाँ जीतने से युद्ध जीता ही जाएगा ऐसा नहीं होगा। एक आध दो लड़ाई हार भी गई तो भाई युद्ध जीत लिया तो जीत है। तो आज लड़ाइयाँ बहुत चल रही है। भाई वैसे भी अधिलवण में युद्ध को स्थान दिया गया था। तो युद्ध तो अवश्यंभावी है ही है, वो तो इंटीग्रल पार्ट है हमारा, क्योंकि अधिलवण की 3 चीज़ें हैं, अधिजनन, अध्यापन और युद्ध। अधिलवण तो अधिलवण में भी 3 हैं। तो सबसे पहले बाल ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थाश्रम और फिर युद्ध। तो इसका अर्थ है कि 1/6 यदि हम एक वैसे ही गणना करें तो 1/6 तो युद्ध अवश्यंभावी है, अन्यथा समाधान होगा ही नहीं। तो जो हम कहते हैं कि शांति शांति शांति, तो दैशिक शास्त्र के अनुसार तो संभव नहीं है, क्योंकि बिना अधिलवण के जनता सही नहीं होती है। क्योंकि अधिजनन गर्भ से उसको तैयार कर देना, फिर अध्यापन उसको 25 वर्ष तक की शिक्षा दे देना, फिर अधिलवण का ही एक पार्ट है बाल ब्रह्मचर्य। तो 25 वर्ष की शिक्षा में जब बाल ब्रह्मचर्य होगा तो सुसंस्कारित होगा। फिर उसके बाद में अध्यापन के अंदर स्त्री शिक्षा भी है, लोकमत परिष्कार भी है, और आगे की गृहस्थ शिक्षा, सारी शिक्षा है। और फिर वानप्रस्थ है अधिलवण के अंदर, क्योंकि वानप्रस्थी जब है वो समाज में जाएंगे तो वो समाज की जो गलत चीज़ें होंगी उनको छोड़ने के लिए कहेंगे, अच्छी अपनाने के लिए कहेंगे, और स्वयं पूरी तरह समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे। तो एक तो अध्यापन से हो गया, अधिजनन से हो गया, फिर अधिलवण के अंदर वानप्रस्थ ने काम किया, फिर जो बचेगा वो तो युद्ध से ही होगा, फिर वो कुछ नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। और इसी से देवी संपद योगक्षेम रहता है। युद्ध के बिना देवी संपद भी नहीं रह पाएगा। अभी तो मुसलमानों का प्रश्न इतना है, क्रिश्चियनों का भी कम नहीं है। अभी तक हमने उनकी तो बात ही नहीं की है। मुसलमान मुखर बहुत है ना, हाँ, इसलिए वो दिखते हैं तुरंत सामने। मुसलमान हैं ताड़का की तरह, ईसाई हैं पूतना की तरह। ईसाइयत है पूतना की तरह। काल नहीं। लेकिन इनकी गति क्या होगी? एक घर वापसी तो आपने कहा जी। और दूसरा है नाश जी। ये 2 बातें ही हैं। तो घर वापसी कैसे होगी? कैसे होगी? उसके लिए ताई जो एक्स मुस्लिम है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म देना, और वो कराएंगे। अभी 2023 में मैं केरल गया था, वहाँ ऑन करना, शिक्षा के प्रश्न को ऑन करना कैसे ऑन करें? जैसे मैंने बोल दिया, मैंने ऑन कर लिया, तो ऐसे थोड़ी होगा। क्या ऑन कैसे करें थे? मैंने हमको हल निकालना है इसका, ऐसा अपना दायित्व समझो, लगना चाहिए। तो फिर शिक्षा की बात क्यों करें? हम समाज की भी करें, अर्थव्यवस्था की करें, राजनीति की करें। शिक्षा से सब हो जाएगा। नहीं, हाँ,
मूल समस्या तो शिक्षा ही है। शिक्षा ही है ना। शिक्षा देखो, देवेंद्र स्वरूप का नाम सुना होगा ना, अपने मिले भी होंगे शायद। डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे। मैंने नहीं सुना। नहीं, हाँ, अभी तो काफ़ी, आपका तो आयु का अंतर बहुत होगा उसका। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का इतिहास ऐसी पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने प्रस्तावना में ही प्रश्न खड़ा किया है, और हम तो मिले तब भी उन्होंने ये बात बताई थी कि जब तक अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था ठीक नहीं होती, तब तक शिक्षा को आप ठीक नहीं कर सकते। और जब तक शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होती, तब तक ये 3 व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं हो सकती। तो आप क्या करेंगे फिर? ये तो ऐसा, ये नहीं होता तो ये नहीं होता, और ये नहीं होता तो ये नहीं होता, तो क्या करना? तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। जब मिले तब भी उन्होंने यही कहा कि अरे तुम ये कैसा करने वाले हैं, ये देखो अर्थव्यवस्था, बाजार बन गई है, समाज में कोई पूछता ही नहीं है शिक्षक को, और राज्य तो तुम्हारे पर नियंत्रण कर रहा है, तो तुम क्या करोगे इसमें? तो ये जो रिडल है, इसका उत्तर क्या है कि पहले क्या होना चाहिए, ये या ये? कहीं तो ये तो विश्व सर्कल है कि जब तक ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती, तब तक शिक्षा को ठीक करेंगे कैसे? क्योंकि तुरंत आर्थिक ये प्रश्न हो जाएगा। अरे अभी तो ये पंडित जी कह रहे थे प्रमाण पत्र नहीं है तो छोकरी भी नहीं मिलती है। नौकरी तो फिर भी कमाई तो मिल जाएगी, क्योंकि नौकरी तो वैसे भी नहीं मिल रही है। लेकिन प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी का, अच्छा, डिग्री नहीं मिलती तो छोकरी नहीं मिलती, इसलिए सब लगे हैं इसमें। आप करेंगे क्या? समाज में स्थान नहीं, अर्थव्यवस्था में स्थान नहीं, कहीं पर भी नहीं, तो आपको शिक्षा में तो जाना ही पड़ेगा, राज्य व्यवस्था में। तो जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलती, तब तक इन तीनों को बदलेगा कौन? कैसे बदलेगा? सिस्टम के पास उनको अपने आप को सुधारने के, सिस्टम डजंट अलाउ एनीवन टू गो अगेंस्ट इटसेल्फ। वो तो अलाउ ही नहीं करेगी, बदल कैसे? फिर तो हमको जैसे आप कह रहे थे, इनके जैसे अपवाद की ओर ही देखना होगा। तो वो तो संयोग से हो गए, अपवाद रूप हो गए, व्यवस्था से तो नहीं हुए। तो इसका क्या उत्तर है? दो में से किसको बदलने से दूसरा बदल सकता है? तो हमारा तो उत्तर है शिक्षा बदलेगी तभी ये बाकी 3 बदल सकती है, नहीं तो नहीं बदल सकती। कुछ मात्रा में फिर इनकी अनुकूलता भी लो, ये करो वो ठीक है, परंतु शिक्षा को नहीं बदलेंगे तब तक तो ये व्यवस्था ही नहीं बदल सकती। कहीं तो आपको ड्वेल करना पड़ेगा, कहीं तो तय करना पड़ेगा कि किसको बदलना है। इसको मैं कहती हूँ कि ओन करना। और इसमें ताई सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? जिनके पास समय है, सब कुछ है, वो भी इसको नहीं ऑन करना चाह रहे। हाँ, ये तो पहली बात है ही। और उनको वो ऑन इसलिए नहीं करना चाह रहे कि उनको तत्काल चीज़ चाहिए कि मेरी 2 दिन में प्रसिद्धि हो जाए, मेरा यूट्यूब पे कुछ आ जाए, मेरा उस पर आ जाए, मुझे लोग कहें कि मैं इतना बड़ा हो गया, मैं ये समाधान करता हूँ। और या फिर वो अपने व्यक्तिगत चीज़ों में उलझे हुए हैं, यानी पर्याप्त समय हो गया, रिटायर भी हो गए हैं, वानप्रस्थी भी हो गए हैं, और यानी कि पीछे चिंता भी नहीं है, बच्चे भी सफल हो गए हैं, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं। शिक्षा में अनुभव भी हो गया उनको लंबे समय तक। तो जो वानप्रस्थ आश्रम है ना ताई, इसके लोगों को जब तक इसमें पता क्या है, अब जैसे आप हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो कोई और आईएएस नहीं कर रहा,
क्योंकि प्रायोरिटीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। प्रायोरिटी से भी ज़्यादा एस्पिरेशन का डिफरेंस है। आपको क्या चीज़ पुश करती है?